हाय एवरीवन, हाय गाइस, वेलकम टू द इंस्टासॉल लाइव सेशन। तो जैसा कि कल डिसाइड हुआ था, आज हम लोग जेई मेन 7 जनवरी के पेपर की एनालिसिस करेंगे और क्वेश्चंस जो हैं वो मोस्टली मेमोरी बेस्ड हैं। सो एक्चुअल लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन में डिफर, राइट। तो टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट हमारे पास डेटा जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो लैंग्वेज थोड़ी डिफर हो सकती है। तो ये वाले क्वेश्चन का जो आज एनालिसिस होगा पेपर का, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है आने वाले पेपर्स के लिए। तो जिनका आज हो चुका है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए तो कल मैंने स्ट्रेटेजी बताई थी। बट अब जिनका पेपर होने वाला है उनके लिए बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है। क्योंकि मोस्टली यही क्वेश्चन बार बार जेईई मेंस रिपीट करता है, जैसा कि हमने 2019 में भी देखा था। हाँ, कल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा मैं ऐसी से रिलेटेड। और आज थोड़ा एनालाइज करेंगे पेपर में कहाँ से क्वेश्चन आए थे मोस्टली, और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे कि आज पेपर कैसा था। हाँ, सेम काइंड आएंगे बिल्कुल, ठीक है। हाय सलोनी, हाय नीता। तो फटाफट से ज्वाइन कर लो सेशन को, अपने फ्रेंड्स को व्हाट्सएप पे भेज दो और जितने ज़्यादा फ्रेंड्स हो सकते हैं उन सबको शेयर कर दो, क्योंकि अब यहाँ पे लाइव एनालिसिस हुआ करेगी जितने भी जेईई मेंस के एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। हाय अंजलि, हाय कविता, हाय केमिस्ट्री हेल्पलाइन। अलग अलग नाम से आप लोग ज्वाइन करते हो, तो हाय एवरीवन। चलो शुरू करते हैं आज की एनालिसिस। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो मोस्टली क्वेश्चंस थे वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, ग्रेविटेशन पे, इन सब पे बेस्ड थे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, पूरा लेक्चर उस पर लिया था कि कंजर्वेशन प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस पर काफ़ी क्वेश्चन आए थे आज, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ हीट एनर्जी उस पे बेस्ड था क्वेश्चन, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी उस पे 2 क्वेश्चन आए थे, एक ग्रेविटेशन पे, एक वर्क एनर्जी पावर पे। तो वर्क एनर्जी पावर पे तो हमारी पूरी क्लास हुई थी। और जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि वेव पे फॉर्मूला याद कर लेना, वेलोसिटी ऑफ वेव इन अ स्ट्रिंग अंडर टेंशन। तो उस पे भी आज एक क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। और कल की क्लास में जो हमने प्रेडिक्शन किया था कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन पे और इंक्रीज इन लेंथ पे, तो आज उस पे भी क्वेश्चन आया है। तो गाइज ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड इवनिंग सूर्य प्रकाश, हाय सतीश। चलो आप शुरू करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। हाँ, तो थैंक यू सौरभ सर। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं फटाफट। अ ब्लॉक ऑफ मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ पुली इन फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर डिस्क। अब यहां पे देखो फ्लाई व्हील भी हो सकता है और सर्कुलर डिस्क भी हो सकता है। ये एनसीईआरटी का पे बेस्ड क्वेश्चन है, आपको एनसीईआरटी का एग्जाम्पल में मिल जाएगा और बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे। तो उस बिल्कुल उसमें टेंशन नहीं लेनी है, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक डिस्क है या फ्लाई व्हील बोल सकते हो, लैंग्वेज डिफर हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये मास m है इसका, रेडियस r है इस डिस्क की, और सिस्टम को रेस्ट से रिलीज कर दिया गया है। सिस्टम क्या है यहाँ पे? डिस्क और ये मास, क्लियर है। तो फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क व्हेन ब्लॉक हैज ड्रॉप्ड बाय हाइट h एंड देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन द स्ट्रिंग एंड द पुली, राइट। तो ये तो बहुत ही आसान हो गया। नो स्लिपिंग का मीनिंग प्योर रोलिंग है यहाँ पे। कोई बात नहीं सूर्य प्रकाश, अगर आप लेट हो तो अभी जस्ट सेशन स्टार्ट ही हुआ है। हाँ, लेवल बिल्कुल सेम रहेगा। आई एम फाइन कृष्ण राव, हाउ आर यू। लिंकिंग गेमिंग, क्वेश्चंस कम फ्रॉम सेम टॉपिक्स एज ऑफ टुडे, डेफिनेटली क्वेश्चन विल कम फ्रॉम द सेम टॉपिक्स। व्हाट्स एवरीवन कोर्स, जैनम शाह, यू आर सो एक्साइटेड। आपका पेपर आज ही था जैनम। डिफिकल्टी लेवल कुछ भी नहीं था पेपर का, पेपर बहुत इजी था। अगर आपने ध्यान से पढ़ाई की है तो पेपर बहुत आसान था। पेपर में फिजिक्स से रिलेटेड जो मैं आपको बता सकता हूँ कि डिफिकल्टी लेवल कुछ भी नहीं था। तो जैनम ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा आपके लिए। तो आज क्वेश्चंस का लेवल देख लो यहाँ पे, और इसके सॉल्यूशन भी देख लेना कितने आसान होंगे। आप तो मोस्टली एडवांस लेवल्स की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेते थे क्लास में। चलो ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे गाइस, बहुत सिंपल है ये वाला। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल पे तो आज कम से कम 3-4 क्वेश्चन आए हैं, लाइन लग गई है क्वेश्चंस की, तो फ्री के मार्क्स हैं ये।
तो जब ये h हाइट से गिर जाएगा ब्लॉक तो क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज हुई, mgh। ठीक है, तो ये एनर्जी किस में जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी कौन कौन सी हो सकती है यहाँ पे देखो, एक तो ये ब्लॉक ट्रांसलेशन कर रहा है वर्टिकल लाइन के अलोंग, और ये डिस्क क्या कर रही है, रोटेशन। तो यहाँ पे दो काइनेटिक एनर्जी होगी, एक तो ट्रांसलेशनल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक और एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क, और दोनों का मास m दे रखा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो फिर हाफ mv² प्लस हाफ i ओमेगा²। ओमेगा फाइंड आउट करनी है, v पूछा होता तो v भी निकाल लेते, हो सकता है नेक्स्ट सेशन में ट्रांसलेशनल वेलोसिटी पूछ ली जाए। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखो कि मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अगर v पूछा जाता तो मैं यहाँ पे क्या करता, चेंज कर देता ओमेगा को v की टर्म्स में। अभी ओमेगा पूछा गया है तो मैं v को ओमेगा की टर्म्स में चेंज कर दूंगा, v = r ओमेगा। तो सिंपल सी इक्वेशन है, इसको आप सॉल्व करोगे तो ओमेगा पूछा जाएगा तो ओमेगा निकालो, v पूछा जाएगा तो v निकालो। अगर ओमेगा v की वैल्यू दे रखी है, इसकी डिस्क की रेडियस पूछी जा सकती है तो रेडियस निकाल लो। तो इसमें कोई डिफिकल्टी लेवल कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, तो इजी क्वेश्चन था ये वाला। आई होप सबको क्लियर होगा ये कितना सिंपल है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाया है केवल, कुछ भी नहीं किया है। और ठीक है, हाय वरुण, लेट हैं आप आज। हाय रुद्राक्ष, ये क्वेश्चन देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि टाइम कम है, क्वेश्चन ज़्यादा है, तो फटाफट से एनालिसिस करते जाएंगे। बहुत आसान है, ये कर लेना आप घर पे ट्राई, बस यहाँ पे सॉल्व करना है। अब एक इक्वेशन है, एक वेरिएबल है। हाय दीपांजलि, क्या हेल्प करनी है, बोंडला कीर्तिका, क्या हेल्प करनी है आपकी? ये तो आसान है क्वेश्चन, आप ज़्यादा टेंशन मत लो, आप लोग घबराओ मत। ठीक है, बहुत इजी है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो कितना आसान है, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इट्स वेरी इजी। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आप सबको बचपन से ही पता होता है, तो कितना आसान है, 11वीं क्लास में आपने किया हुआ है ये। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास निकालना है जिसमें 1 kg का मास रखा है, 2.5 kg और 1.5 kg, और ट्राइंगल की साइड्स हमको ऑलरेडी गिवन है, 3 सेंटीमीटर बेस है, हाइट है 4 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज हमारी है 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू 1 kg, दैट मीन्स आर ओरिजिन इज एट 1 kg। तो ओरिजिन 1 kg पे है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 0,0। 1.5 kg के कोऑर्डिनेट्स हो गए 3,0, और 2.5 kg के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0,4। क्लियर है? अब सेंटर ऑफ मास में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सेंटर ऑफ मास आपको XCM निकालना है, तो क्या करेंगे, m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब n नंबर ऑफ मासेस है तो यही फॉर्मूला एक्सटेंड कर दो n नंबर ऑफ मासेस के लिए। 3 है तो यहाँ पे m3x3 आ जाएगा, 4 होते स्क्वायर होता तो m4x4। तो कितना सिंपल है। और सेम YCM के लिए होगा, तो यहाँ से XCM और YCM नहीं निकाल सकते क्या हम लोग? देखो कितना आसान क्वेश्चन है। तो +4 8 नंबर तो ऐसे ही आ गए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यही हैं जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है आदित्य, 11th स्टैंडर्ड से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, और 12th वाले जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी 11th पे ही बेस्ड हैं। ठीक है, मोस्टली अब जैसे आपका ये हो गया कि ऑल्टरनेटिंग करंट हो गया या LCR सर्किट हो गया, वो सब थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन उसमें भी 11th का ही बेस्ड है। जैसे फोर्स्ड ऑसिलेशन हो गया तो LCR सर्किट से वो रिजेंबल करता है वहां पे। अब्दुल्ला फहीम, कुछ भी नहीं समझा? क्या नहीं समझे इसमें? ही सेंटर ऑफ मास नहीं समझ आया क्या? सेंटर ऑफ मास कितना इजी है, XCM और YCM सिंपल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, वेटेड मास एवरेज है ये लोकेशन का, इसमें कोई फिजिक्स नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत इजी है। सो रुद्राक्ष ने आंसर निकाल भी लिया है। सर कट ऑफ क्या होगी? कट ऑफ एक्सपेक्टेड 70 to 90 के बीच में ही है, हो सकता है इससे और कम भी हो। ठीक है, आई हैव ओनली स्टडीड 4 चैप्टर्स फ्रॉम फिजिक्स, तो फिर आपने खुद ही अपने लिए डिजास्टर क्रिएट कर लिया है। 4 चैप्टर से क्या होगा? बोर्ड्स में पास होना है नहीं होना है? फिर 75% तो मिनिमम चाहिए कि आप
एडमिशन ले पाओ NITs और IITs में। तो ये वाला आई होप क्लियर है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेते जाइए क्योंकि ये प्रॉब्लम्स आई हैं आपके आज के पेपर में, ठीक है। 2020 की एनालिसिस चल रही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अब ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है कुछ बच्चों के लिए, हो सकता है इस क्वेश्चन को देख के बच्चे छोड़ दें, बट ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। हाँ देखो, बात ये है कि पेपर इजी है, कट ऑफ ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पेपर हर बार इजी होता है। 2019 में आपने देखा था बिल्कुल सेम लेवल के क्वेश्चन थे। बात हो जाती है बच्चों की साइकोलॉजी की, इसलिए कट ऑफ कम चली जाती है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे पैनिक कर जाते हैं और उन 3 आवर्स को सही से हैंडल नहीं कर पाते हैं। पेपर तो आसान ही आता है हर बार, ठीक है। तो जो मोस्टली बच्चे हैं उनकी साइकोलॉजी ऐसी होती है कि कल पेपर है, नींद नहीं आ रही है, वहाँ पहुँचते पहुँचते घबरा गए, कुछ खा के नहीं गए, सर दर्द हो गया, या कोई सुंदर कन्या दिख गई तो उसे देखने लग गए पेपर के टाइम पे। तो ये सब नहीं करना है आपको, ठीक है। अपने पेपर पे ध्यान दो। हाँ कनु, आपका चैटिंग विजिबल है। 11 से ज़्यादा था डेफिनेटली। आंसर इज 0.9। हाँ ठीक है, आंसर 0.9 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉस्ट माइंड इज लाफिंग। चलो अब ये वाला क्वेश्चन बताओ कैसे करोगे इसको। ये 2 इनफाइनाइट प्लेन शीट है, इनकी चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा, ठीक है। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है ये दोनों 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है एक दूसरे से, और इनके बीच पे कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है, कहीं भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ले लिया पॉइंट P। इस P पॉइंट पे हमको बतानी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। अब ये बहुत सिंपल है, देखो सेम क्वेश्चन NCERT में प्रेजेंट है जिसमें 2 प्लेट्स पैरेलल हैं, ठीक है। तो कितनी होगी। अब यहाँ पे पैरेलल की जगह इनको इंक्लाइंड कर दिया, तो इंक्लाइंड कर दिया तो कोई दिक्कत हो गई क्या, तो और आसान हो गया अपने लिए। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कैसी होगी, इस डायरेक्शन में होगी, ठीक। और इसकी वजह से जो नीचे वाली प्लेट है उसकी वजह से ऊपर होगी। मैं केवल सेंटर वाले रीजन की बात कर रहा हूँ, क्लियर है। तो अब देखो इस P पॉइंट पे एक अलग से अपना बनाते हैं फिगर, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। ये जो हो गई ये तो नीचे वाली प्लेट की वजह से हो गई, ऊपर की तरफ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। 100 मार्क्स इज गुड और बैड, 100 मार्क्स इज बैड, नॉट गुड। एटलीस्ट 50% यू हैव टू स्कोर टू गेट अ गुड NIT, राइट। सुपरपोजिशन बिल्कुल सही जैनम, सुपरपोजिशन में कर सकते हो आप। कितना सिंपल है देखो। और इंक्लाइंड प्लेन वाली जो शीट है 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है, उसकी वजह से कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों को दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत आती है एंगल में। अब काफ़ी सारे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है, जबकि आप 11th 12th सब पढ़ चुके होते हो, आप यहाँ एंगल्स में कंफ्यूज होते हो। तो ये कॉन्सेप्ट देखो कितना ईजी है, इसको रिमेंबर करना भी कितना आसान है कि 2 लाइन्स के बीच में अगर एंगल थीटा है तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी एंगल थीटा होता है। बस सिंपल, ये इतनी सी लाइन अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 लाइन्स के बीच में एंगल थीटा है तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी एंगल थीटा होगा। ये जो मैंने N वाली लाइन बनाई है ये परपेंडिकुलर है हॉरिजॉन्टल के, और ये वाली जो लाइन बना दी M, ये परपेंडिकुलर है इंक्लाइंड प्लेन वाली के। इन दोनों के बीच में एंगल थीटा, तो इनके बीच में एंगल थीटा। तो बस खत्म हो गया यहीं पे क्वेश्चन। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इंक्लाइंड प्लेट, इसे E2 मान लो, इसको E1 मान लो, दोनों के कंपोनेंट लो, खत्म काम। तो E2 के कंपोनेंट्स आ जाएंगे E2 cos थीटा और E2 sin थीटा। क्लियर है। अब इतना सिंपल है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस गिवन थी शायद क्वेश्चन में, और अगर नहीं भी गिवन है तो भी हम जो स्टैंडर्ड नोटेशन है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे इसको। देखो कितना सिंपल है कि पॉजिटिव x डायरेक्शन राइटवर्ड, नेगेटिव x डायरेक्शन लेफ्टवर्ड, पॉजिटिव y डायरेक्शन अपवर्ड, नेगेटिव y डायरेक्शन डाउनवर्ड। तो इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो E1 माइनस E2 cos थीटा, और ये आ जाएगा y कैप के साथ, और E2 sin थीटा आ जाएगा माइनस I कैप के साथ। तो खत्म हो गया यहीं पे क्वेश्चन। क्लियर है बिल्कुल। और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री गिवन है, तो इसको सॉल्व करो ऐसे, आंसर ले आओ। सर आंसर प्लीज,
आंसर आ जाएगा इससे। ये बहुत सिंपल है, बता तो दिया मैंने। देखो ना यहाँ पे ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री, सॉल्व हो गया ना। यहाँ पे ये 30 डिग्री है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉस 30 इधर कंपोनेंट आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट साइन 30 इधर कंपोनेंट आ जाएगा। तो ये वाली हो गई सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट माइनस आई कैप के साथ, और इसको सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉस 30 इज √3/2, ये माइनस जे कैप है और ये प्लस जे कैप है। बहुत सिंपल है, इसको लिख दो और इसी फॉर्म में आंसर था। ठीक है, अब आगे आंसर, अब तो किसी को दिक्कत नहीं है। कंपोनेंट लेना नहीं आ रहे हैं, अगर आप आंसर पूछ रहे हो यहाँ पे तो कल क्या करोगे फिर? कंपोनेंट्स ही तो लेने हैं इसमें। सर एडवांस के लिए 120 चलेगा? क्या चलेगा 120? पैसे दे के आओगे वहाँ 120 रुपये, या मार्क्स की बात कर रहे हो? हाँ, डेली एनालिसिस फिजिक्स की मैं करवाऊँगा, और मैथ्स के लिए हमारे पास एक बहुत बेहतरीन फैकल्टी अभी पढ़ाएंगे आपको, सौरभ सर। तो आज सौरभ सर से इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा आपका, और कल से मैथ्स की एनालिसिस सर करवाएंगे। चलो अब आगे बढ़ें, ये वाला क्लियर है? कोई कह रहा है फास्ट, कोई कह रहा है सॉल्व करो, तो एक साथ सारे काम कैसे होंगे? चलो क्वेश्चन नंबर 4 की एनालिसिस करते हैं। ये आसान क्वेश्चन है, तो बहुत ही ईजी है, सिंपल। CP/CV दे रखा है एक गैस A का जिसके 3 मोल्स गिवन है, क्लियर है? और दूसरी गैस गिवन है हमको 2 मोल्स के साथ, उसका भी CP/CV। दैट मीन्स हमको Γ1 4/3 और N1 3 मोल्स दे रखे हैं, Γ2 5/3 और N2 2 मोल्स दे रखे हैं। ठीक, क्लियर है? अब इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना, ये तो फ्री के 4 नंबर हैं। जैनम शाह का देखो आंसर भी आ रहा है कुछ, कितना फ्री के मार्क्स हैं। इसका क्या होता है फॉर्मूला? N1 प्लस N2 अपॉन गामा मिक्सचर -1 इक्वल टू N1 अपॉन Γ1 -1 प्लस N2 अपॉन Γ2 -2। अगर ये फॉर्मूला नहीं भी याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक और तरीके से कर सकते हो इसको। कैसे कर सकते हो? गामा मिक्सचर कैसे डिफाइन किया जाता है? गामा मिक्सचर डिफाइन किया जाता है, गामा क्या होता है? CP/CV, तो CP मिक्सचर डिवाइडेड बाय CV मिक्सचर। ठीक, CP मिक्सचर का कैसे निकालते हो? दोनों तरीके बता दे रहा हूं आपको, फॉर्मूला नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। CP मिक्सचर का कैसे निकालते हो? बहुत सिंपल बेसिक, जैसे सेंटर ऑफ मास निकालते हैं वैसे ही निकालते हैं मोल्स की टर्म में। N1 CP1 प्लस N2 CP2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। सिमिलरली हम CV मिक्स निकालते हैं, N1 CV1 प्लस N2 CV2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। अब सिंपल कॉन्सेप्ट है, CV मिक्स डिवाइडेड बाय CP मिक्स निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आप लोग फंसोगे कहाँ? अगर आप इसको x या y ले लोगे, आप सोचोगे कि मैं CV को x ले लेता हूँ और उसकी टर्म्स में लिख देता हूँ, CV को y ले लेता हूँ, तो यहाँ पे x प्लस y की फॉर्म में फंस जाओगे। तो वहाँ पे फंसना नहीं है, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए दैट CV इज R अपॉन गामा -1 एंड CP इज गामा इंटू R अपॉन गामा -1। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे हम। तो CP1 जो होगा वो R Γ1 अपॉन Γ1 -1, और CV1 जो होगा वो R अपॉन Γ1 -1। तो x और y लेके नहीं करना है, जो गामा दिया हुआ है वो इसीलिए दिया हुआ है कि आप ये इंफॉर्मेशन यूज कर पाओ। ठीक है, और ये थर्मोडायनेमिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है। सर मैंने थर्मो नहीं पढ़ी, तो इतना बता देते कि फॉर्मूला याद करने से, हाँ बिल्कुल काम चल जाएगा।
तो क्लियर है ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, डेफिनेटली ये वाला रिपीट हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। भास्कर के थोड़े अजीब और गरीब आंसर आ रहे हैं, तो वहाँ पे अगर ऐसे आंसर आएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। वहाँ पे ऐसे आंसर मत देना, पेपर नहीं दे पाओगे फिर आगे। चलो ये वाला हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फिर से एनसीईआरटी का क्वेश्चन रिपीट कर दिया जेईई मेंस ने एक बार। सर फॉर्मूला वापस बता दो, आप पीछे जाके स्क्रीनशॉट ले लेना, अभी टाइम कम है और क्वेश्चन ज़्यादा डिस्कस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एनसीईआरटी का रिपीटिशन है ये। आप एनसीईआरटी में जाओगे, वर्क एनर्जी पावर में मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल्स है, वहाँ पे आप देखोगे तो सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम, फ्रिक्शन भी सेम है वहाँ पे, बस इसकी वैल्यू बदली है 2000 kg की, ठीक है, तो सब कुछ सेम है। अब मैक्सिमम स्पीड विद विच लिफ्ट कैन मूव अप, तो क्लियर है, लिफ्ट क्या करेगी, कैसे ऊपर जाएगी, डेफिनेटली ऊपर टेंशन लग रही होगी, ठीक है, तो नीचे क्या होगा, नीचे होगी mg, कोई डाउट नहीं है। ऊपर जाएगी तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, नीचे, तो नीचे कितने फोर्स हैं टोटल, mg प्लस फ्रिक्शन, और स्पीड के साथ जा रही है तो टेंशन शुड बी इक्वल टू mg प्लस फ्रिक्शन, तो यहाँ पे mg हमारा हो जाएगा 20,000, फ्रिक्शन है 4,000, F डॉट V इक्वल्स टू क्या होता है, पावर, पावर इज गिवन एज 60 हॉर्स पावर, एंड ये इंफॉर्मेशन भी गिवन है कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। तो कितना तो आसान है, मैं आंसर बताता हूँ, देखो इसका आंसर भी आ गया। यही तो बात है, ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए बच्चे में कि कनू कह रहा है कि मैं आंसर बताता हूँ इसका, बिल्कुल बताओ, सारे बच्चे बताओ इसका आंसर। तो ये सही है बिल्कुल, यहाँ पे ये mg है 2000 इंटू जी, ठीक है, तो g की वैल्यू यहाँ पे 10 ही एज्यूम करनी है। हाँ सही है, देखो 1.9 आ गया कनू का, पावर दे रखी है 60 HP, 1 HP लगाओ यहाँ पे 746 वॉट, तो कितनी हो जाएगी आपकी वेलोसिटी, 60 इंटू 746 डिवाइडेड बाय 24,000, बहुत आसान है, तो आंसर आ जाएगा, रुद्राक्ष का भी आंसर आ गया। देखो मैं पहले भी बता चुका हूँ, 55 से 60% तक मार्क्स तो आपको लाने ही लाने हैं अच्छा NIT ट्रिपल IT लेने के लिए, ठीक है। 120 मार्क्स आर नॉट गुड, गुड नहीं है 120 मार्क्स। हो गया ये, देख रहे हो लेवल, देख रहे हो क्वेश्चंस का, फ्री के मार्क्स हैं ये। अब देखो ये पहले की तरह रिपीट कर दिया, पिछली साल का कैपेसिटर का क्वेश्चन किया होता तो ये वाला हो जाता। रिपीट होने के चांसेस हैं, देख नहीं रहे हो आप, कल की क्लास में जो क्वेश्चन कराए थे उसी में से रिपीट हो गया आज, अभी आपको दिखाऊंगा कौन सा वाला रिपीट हुआ है, और जो वर्क एनर्जी पावर में कराए थे उसमें से रिपीट हो रहे हैं। यस, दिस इज लाइव क्लास सर, स्टिल 20 क्वेश्चंस आर लेफ्ट। ओके, तो अभी जितने क्वेश्चंस मेरे पास मेमोरी बेस्ड आए थे मैं उनकी एनालिसिस कर रहा हूँ, बाकी रेस्ट ऑफ द एनालिसिस वी विल डू इट टुमारो, ओके, सो डोंट वरी। सूर्य प्रकाश, सर आप आंसर क्यों नहीं दे रहे हो, किस चीज का आंसर देना है सूर्य प्रकाश? कल आपका पेपर सेकंड शिफ्ट में है तो कोई टिप्स? हाँ सेकंड शिफ्ट में है तो ज़्यादा टेंशन लेके मत जाओ, फर्स्ट शिफ्ट वालों से थोड़ा डिस्कस कर लेना जाने से पहले क्या क्या आया था, हो सकता है उसमें से कोई कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाए, ठीक है। Was this paper easier compared to, no same level, this was at the same level, easier नहीं था। अब ये वाला क्वेश्चन करो, देखो 12th वालों के लिए, a parallel plate capacitor with plate area A and plate separation D is filled with a dielectric material of dielectric constant K, ठीक, ये वाला K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे दिया। अब देखो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या कांस्टेंट है, ये तो वेरिएबल है, किसके साथ है, x के साथ, तो जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, k की वैल्यू बढ़ रही है, राइट। तो ये कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा एडवांस लेवल पे भी आ सकता है ये क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को देख लो आप एक बार, मैं इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस में हम एक एलिमेंट्री कैपेसिटर कंसिडर करते हैं, ठीक, और उस एलिमेंट्री कैपेसिटर की थिकनेस हो जाएगी dx एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट प्लेट इज x,
ठीक है। तो इस dx वाले एलिमेंट की न्यूमेरिकल एंड इंटीजर क्वेश्चंस, वो वाले भी मैंने कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं, तो वो वाले क्वेश्चंस देखेंगे अभी न्यूमेरिकल टाइप, ठीक है। तो टेंशन ना लो, हर टाइप के क्वेश्चन है। तो dc की वैल्यू लिखनी है हमको। अब dc मतलब इस छोटे से छोटू की, जो हमने एलिमेंट कंसिडर किया है, इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी। तो k एप्सिलॉन नॉट a बाई डी होती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। k की वैल्यू क्या होगी, x डिस्टेंस पे k होगा k नॉट 1 प्लस अल्फा एक्स, k epsilon naught a, area is not changed for this small element, area is same, right, divided by d, thickness of the capacitor. So the thickness of this capacitor is dx, right. Now these small elements are in series, right. Don't get scared, Ritika. Sir, do we have to give this answer after round off? No, you can directly write the answer. If your answer is 2, you can write it as 2, and if it is 2.5, then you have to write it as 2.5. Don't worry, all are correct. So please concentrate on this question. So dc is equal to k naught 1 plus alpha x epsilon naught a divided by dx. अब यहाँ पे छोटू एलिमेंट की हमने कैपेसिटेंस लिख ली, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, सीरीज में है तो सीरीज में कैसे जोड़ा जाता है कैपेसिटेंस को, रेजिस्टेंस के पैरेलल जैसे जोड़ते हो वैसे ही इसको सीरीज में जोड़ते हैं, सिंपल है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 1/dc कर देंगे, राइट। तो 1/c इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास, यही तो कह रहा है वो, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। और लिमिट कहाँ से कहाँ लगेगी, पहला छोटू कहाँ मानेंगे यहाँ पे, तो x इज 0 और फाइनल कहाँ पे, x इक्वल्स टू d। तो x इक्वल टू d यहाँ पे है और x इक्वल टू 0 हमारे पास इनिशियल है, तो लिमिट भी आ गई 0 टू d। अब सिंपल है, ये dc की वैल्यू पुट करो, इंटीग्रेट करो। अब मुझे इतना लगता है कि आप नॉन मैड में हो तो इसको इंटीग्रेशन तो आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसके इंटीग्रेशन में। तो सिंपल 1/x dx का इंटीग्रेशन है, जो कि ln x होता है। देखो सर, विच बुक आई शुड फॉलो, अरे अब बुक फॉलो करने का टाइम है आपके पास, अब बुक फॉलो करो अप्रैल वाले के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। अब कल पेपर है और बुक फॉलो करनी है। अब सिंपल है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करो आंसर पाओ, ठीक है। देखिए इसके ऑप्शंस मैं बता दूं, ऑप्शंस सिंपल लॉग की टर्म्स में नहीं थे, लॉग 1 प्लस एक्स की सीरीज को एक्सपेंड करना था, तो वो सीरीज आपको पता होनी चाहिए। अब मैथमेटिक्स में, कैलकुलस में वो सीरीज बताई जाती है, तो x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस ऐसी करके वो कंटिन्यू होती जाती है। तो बाकी की टर्म्स निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि इन्फॉर्मेशन गिवन है, अल्फा इंटू डी इज वेरी मच लेस देन 1, ठीक है। तो ये छोटा है। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर IIT, आई एम इन क्लास 11th, ओके। तो ठीक है, फिर प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स वाली बुक फॉलो करो, उससे बहुत हेल्प होती है, ठीक है। बाकी आपके नोट्स और क्वेश्चंस तो हैं। हाँ, ये आज का पेपर है। हे भगवान, बार बार सेम क्वेश्चन। गोपा सर, प्लीज टेल मी द कट ऑफ मार्क्स टू क्वालिफाई फॉर टुमारो एग्जाम। क्वालिफाई क्यों करना है, क्या करोगे क्वालिफाई करके, रैंक लेके आनी है, तो कट ऑफ की क्यों इतनी टेंशन लेते हो। कट ऑफ तो 70 to 90 जाएगी, लेकिन क्या उससे NIT मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। तो एटलीस्ट ट्राई करो 55 to 60% मार्क्स लेके आने के, ठीक है। और उसके बाद एडवांस की तैयारी में लग जाओ। हाउ मच टोटल मार्क्स आर गुड फॉर टुडेज JEE मेन पेपर। फिजिक्स में आई कैन टेल यू, यू कैन ईजिली स्कोर 70% to 80%। द पेपर लेवल वॉज सो ईजी, ठीक है। अगर आपने सही से पढ़ाई की है तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, कितना इजी है ये। कुछ है इसमें, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है, तो EM वेव्स नहीं पढ़ी आपने, EM वेव्स पे बेस्ड है। डिड आई मिस समथिंग, नो यू डिडंट मिस एनीथिंग। तो EM वेव्स पे है, ये वाला क्वेश्चन कोई कर पाएगा, बहुत आसान है ये। इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन क्या होगी, सबसे पहले तो ये देखो, हाँ वेरी गुड, लॉस्ट माइंड हैज आंसर्ड दिस करेक्टली। V इज इक्वल टू E बाई बी।
तो लेकिन हमारी बात हो रही है ई एम वेव्स की, तो ई नॉट बाय वी नॉट जो होता है वो सी के इक्वल होता है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ से ई नॉट की वैल्यू आ जाएगी बिकॉज वी नॉट इज गिवन, तो ये तो बी नॉट है, तो बी नॉट इंटू सी करेंगे तो ई नॉट की वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या होगा, इक्वेशन सेम रहेगी, और क्योंकि वेव जो है हमारी वो एक्स डायरेक्शन में ही प्रोपेगेट कर रही है, लेकिन ट्रिक कहाँ पे खेलते हैं ये लोग, ट्रिक खेलते हैं ऑप्शंस के साथ। आपको ई की वैल्यू बिल्कुल सही सही देंगे, लेकिन जो लास्ट में आई कैप, जे कैप, के कैप है उस पर बहुत ध्यान देना होता है। तो काफ़ी बार बच्चे जल्दी जल्दी में आके क्या करते हैं, हाँ देखो आई और के, गेस्ट इज सेइंग आई और के, तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं करनी है। यहाँ देखो आई डायरेक्शन में प्रोपेगेशन है, तो और मैग्नेटिक फील्ड जे कैप में है, यहाँ गिवन है, तो एक ही ऑप्शन बचा ना हमारे पास, के कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो किसकी फॉर्म में होगी, के कैप की फॉर्म में, तो इस पे ध्यान देना है। क्लियर है, तो के कैप की फॉर्म में थे आंसर, तो उसके अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आ जाएगा सिंपल, सी इंटू बी नॉट करो, ई नॉट की वैल्यू आएगी और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं, ठीक है। चलो फटाफट अगला क्वेश्चन करके दिखाओ, ये वाला करके दिखाओ। इसी की मैं बात कर रहा था आपसे, वेलोसिटी ऑफ वेव इन द स्ट्रिंग अंडर टेंशन, ठीक है। जैनम प्लीज गो एंड चेक द इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ वेव, हाउ डू यू राइट इक्वेशन ऑफ वेव, तो उससे आपको पता लग जाएगा वेव प्रोपेगेशन हमें कैसे पता लगता है, किस डायरेक्शन में। सर हाउ मच आर सफिशिएंट फॉर रैंक अंडर 5000, तो 75% तो लाने पड़ेंगे, ठीक है। आई कैप में नहीं, के कैप में आंसर होगा, आई कैप में नहीं होगा। चलो 8th वाला क्वेश्चन करो फटाफट। A string of length 60 centimeter, mass 6 gram and area of cross section 1 mm square and velocity of wave is 90 meter per second. Given Young's modulus, find extension in the string. Now see, they have combined two topics here, right? They have combined wave and the properties of solids. तो करो ट्राई इसको। ओके, जैनम का आंसर आ गया यहाँ पे। सर क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, देखो क्वेश्चन एग्जैक्टली तो कहीं रिपीट नहीं होते, लेकिन काफ़ी बार ऐसा देखा है कि हमने कभी कभी आप लकी होते तो क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट हो जाता है, जेई एडवांस का और प्रीवियस ईयर जेई मेंस का। तो बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते कि सेम रिपीट होता है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली सेम रिपीट हो जाता है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जैनम का आंसर आ भी गया है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो वेलोसिटी सबसे पहले पता होनी चाहिए, √T डिवाइडेड बाय म्यू होती है, ठीक है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इतना ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं है ये, अपने सिंपल कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ाई की है वो लगाओ। वेलोसिटी क्या होती है, √T बाय म्यू, स्ट्रिंग अंडर टेंशन में। तो यहाँ से कितना ईजी है, वेलोसिटी गिवन है, मास पर यूनिट लेंथ आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से टेंशन आ जाएगी। टेंशन मीन्स पुल इन दी स्ट्रिंग, तो फोर्स आ गया। और एक्सटेंशन क्या होता है, एक्सटेंशन PL/A इंटू ई, या फिर आप अगर ई को y बोलते हो तो आप उसकी टर्म्स में लिख सकते हो F/L/A इंटू वाई, वाई इज यंग्स मॉडुलस, ठीक है। ई भी यहाँ पे यंग्स मॉडुलस है। तो सिंपल है, पुल यहाँ से हमने फाइंड किया पहले वाले फॉर्मूले से, यहाँ पे वैल्यू पुट की, L गिवन है, A गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन Y इज ऑल्सो गिवन, तो यहाँ से डेल्टा L आ जाएगा। हाँ अब ये है कि ये वाला क्वेश्चन आपका थोड़ा टाइम
कंज्यूमिंग है। तो इसके कंपैरेटिवली बाकी क्वेश्चन ऐसे भी थे कुछ जिसमें टाइम नहीं लग रहा था, जैसे अभी हमने पहला क्वेश्चन देखा था आज का, और अभी कुछ क्वेश्चन आएंगे उसमें भी टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, तो उसका टाइम यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो जैनम ने काफ़ी सारे आंसर निकाल दिए, टेंशन भी निकाल दी 81 न्यूटन, और बाकी तो ये है ही फॉर्मूला आपके पास। फिर 81 न्यूटन पुट करो, लेंथ इज गिवन 60 सेंटीमीटर, राइट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ऑल्सो गिवन 1 mm स्क्वायर एंड यंग्स मॉडुलस इज ऑल्सो गिवन। तो बहुत आसान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ कैसे होगा। आप क्वेश्चन का लेवल देखो, कुछ है ही नहीं लेवल। मुझे तो लग रहा है जैनम शाह रैंक कुछ ज़्यादा ही अच्छी आएगी, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल अप टू दी मार्क है यहाँ पे। ठीक है, तो अच्छे से ऐसे ही रहना। आज पेपर नहीं था, कोई बात नहीं, जब भी होगा कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देना। सर म्यू कैसे निकालते हैं? म्यू क्या है ये? म्यू क्या है? मैं कर सकता हूँ, करो फिर, कर सकता हूँ तो। ओके, यू आर इन 11th पासिंग। ओके, तो 12th के कॉन्सेप्ट अभी आपको नहीं पता होंगे फिर, बट 11th के आपके काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। तो इसको ऐसे ही रिवाइज करते रहना, कुछ अपने शॉर्ट नोट्स बना लेना आप। ऐसा नहीं कि 12th में गए तो 11th का भूल गए। हाँ, कल का क्वेश्चन आया था, कल मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपको एक्सटेंशन का। ठीक है, तो उस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम थी। ओके, गेस्ट का आंसर आ गया। देखो ये कितना इजी है, आई होप जैनम ने किया होगा ये। A thin uniform rod of mass capital M and length capital L, find the radius of gyration for rotation about an axis passing through a point at a distance of L by 4 from center and perpendicular to the rod. Okay, तो radius of gyration निकालनी है। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए radius of gyration के लिए m के स्क्वायर कंसिडर करते हैं, where k is the radius of gyration। तो m के स्क्वायर क्या कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी बॉडी है हम उसको एक रिंग की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उसका मास, और उस रिंग की रेडियस है k। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो बॉडी है हमारा उसका आई निकालो। पहले बॉडी है सिंपल रॉड। ठीक, रॉड का जो आई जी होता है ये तो हमको पता ही होता है, और बट वो क्या कह रहा है कि उस एक्सिस के अबाउट निकालो जो यहाँ से L/4 डिस्टेंस पे है, जो यहाँ से L/4 डिस्टेंस पे है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे। मान लो ये आई डैश है, तो आई डैश क्या हो जाएगा यहाँ पे? आई डैश हो जाएगा आई जी प्लस एम एक्स स्क्वायर। ठीक है, और x कितना है? L/4। आई जी कितना होता है? ml स्क्वायर बाय 12, ml स्क्वायर बाय 12 प्लस एम एक्स स्क्वायर, x इज L/4। तो बहुत सिंपल है ये, इसको सॉल्व करो, m के स्क्वायर के बराबर रखो और फिर k की वैल्यू फाइंड कर लो। तो देखो यहाँ पे दो बच्चों का आंसर भी आ चुका है, 48 इंस्टेड ऑफ 28। हाँ, इट शुड बी 48, L/7/48। तो ये जो आंसर आया है L/7/48, तो ये करेक्ट आंसर ही होगा। ठीक है, दो बच्चों का आ गया ये, तो इक्वेट करोगे यहाँ से तो आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलो आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये तो जो 11th में है वो भी कर लेंगे, क्योंकि 10th में इतना तो पढ़ के ही आते हैं बच्चे। अब आप देख लो जेईई मेंस का लेवल क्या हो गया है, और फिर भी कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाती है। ओके, तो काफ़ी बच्चों का आंसर आ गया, सूर्य प्रकाश का भी आ गया है। ओके, नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। प्लीज टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई। इन्होंने इस आई की वैल्यू पूछी थी 1 ओम वाले में,
जो ऊपर वाला 1 ओम है, यहाँ पे कितनी करंट जाएगी? ओके, जैनम इज सेइंग 0.9 एम्पियर। एनीवन एल्स? कोई और है जो इसको सॉल्व कर सकता है? ओके, गुप्ता जी इज सेइंग 2/3। Okay, you found I from battery. 0. Lost mind is saying 0. Lost mind क्या हो गया? करंट नहीं जाएगा इसमें, 0 कैसे हो सकता है ये? If question 9. Okay, Kanu, you are telling the answer for question 9. Yes, you are correct. Okay, Yashwant is saying 0.4. 4/3, 1/8, 4/7। तो डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं काफ़ी बच्चों के। अब जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता था तब तो सबके आंसर सेम आते थे, अब आज का ये क्वेश्चन है तो सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या करते थे आप लोग? कंप्यूटर खोल के बैठते थे साथ में? 5/6, अलग ही आंसर आ रहे हैं सबके। गैस कर रहे हो क्या इसमें? पक्का 4/7। ओके, चलो देखते हैं क्या है आंसर। अब कुछ नहीं करना यार, इन एंड्स के अबाउट देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। 1 वोल्ट है तो करंट निकाल सकते हो, इस ब्रांच में कितना जाएगा, इस ब्रांच में कितना जाएगा। रेजिस्टेंस निकालो ऊपर वाली ब्रांच की, तो 1 और 1 पैरेलल में है तो क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी कॉम्बिनेशन की। फिर 1/2 और 2 किस में है, सीरीज में है, तो ये 2.5 हो गई ऊपर वाली ब्रांच की, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट। तो अब क्या करना है इसमें, बहुत ताजमहल बनाना है क्या यहाँ पे? V = IR, सिंपल। तो यहाँ पे I निकालो, कितना हो जाएगा, V/R, तो 1/2.5, ठीक है। लेकिन ये 1/2.5 जो है वो इसमें है, ठीक है, ये कैपिटल I की वैल्यू है, उसने क्या पूछी है, स्मॉल I, ऊपर वाली ब्रांच में, तो इसकी भी आधी जाएगी। तो I' जो है, या वो जो स्मॉल I है, वो जाएगी I/2 विच इज़ 1/5, ठीक है। तो 0.2 आंसर है। काफ़ी बच्चों को 0.4 आ रहा था यहाँ पे, लेकिन ऑप्शन में 0.4 भी है, ठीक है। तो 0.4 करेक्ट आंसर नहीं है, 0.2 एम्पियर इज द राइट आंसर। तो ध्यान दो थोड़ा। और किसी भी बच्चे ने 0.2 आंसर नहीं किया है, कोई भी सिंगल स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसने 0.2 आंसर किया हो। सेवन बाय 6, 10/9, 1/8, 2/9, तो आंसर जो है हमारा 1/5 है। और अभी मैं कह रहा था कि ये 10th क्लास का भी कर लेगा बच्चा। नाउ मंसूर इज सेइंग 0.2। चलो ठीक है, इसमें +4 तो अब नहीं मिलेंगे आपको, आंसर तो आया नहीं किसी का भी। लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन था, देखो इसमें कुछ भी नहीं था। अब मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने इसको ऐसे सॉल्व किया होगा कि पहले पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला होगा, फिर पूरे का करंट निकाला होगा। तो इतना लंबा नहीं करना है यार, थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करना है हमको, जो हमने पढ़ाई की है। तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो 1 वोल्ट रहेगा इन दोनों ब्रांचेस के अक्रॉस, तो उसी से डायरेक्ट करंट निकाल सकते हो इंडिविजुअल ब्रांच में। और किरचॉफ्स लॉ भी नहीं यूज़ करना है कि लंबा लंबा आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। कैपेसिटेंस वाले से कर दिया, अबे यार गुप्ता जी, चलो कोई बात नहीं, अब कर दिया तो कोई बात नहीं। अब अगला क्वेश्चन करके दिखाओ, इसको सही सही करना। ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कि अ पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम पॉइंट ए, सो दिस इज पॉइंट ए। यहाँ से पार्टिकल रिलीज किया गया है, मैंने आपको पहले ही बताया था रिलीज और ड्रॉप और थ्रो में क्या डिफरेंस है।
तो रिलीज और ड्रॉप किया गया होता है तो वहाँ पे हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है, ठीक है। तो ए पॉइंट से रिलीज किया गया है, तो ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे यू जो है वो क्या है, जीरो है। तो फाइंड काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट पी, तो पी पॉइंट जो है वो यहाँ है कुछ, ठीक है। तो दिस इज योर पी पॉइंट। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट पी वी हैव टू फाइंड एंड ऑल द सर्फेसेज आर फ्रिक्शनलेस, दैट मीन्स ऑल द सर्फेसेज आर स्मूथ। द मास इज 1 kg, मास इज 1 kg। अब ये कितना आसान है, तुरंत आंसर बताओ। मैं जो कह रहा था आपसे, जो टाइम कम लगेगा जिसमें, वो यही क्वेश्चन है, और ये मैंने उसमें वर्क एनर्जी पावर में आपको पढ़ाया भी है। अब फिर से ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड क्वेश्चन प्रॉब्लम आ गई आपके पास। ओके, संचित का आंसर आ गया 10। 4√5 गेस्ट, 4√5 कैसे आ गया आंसर? कनु 2 एम्पियर नहीं है उसका, 0.2 एम्पियर आंसर है। एक बार सॉल्यूशन देख लेना, ठीक है। जल्दी जल्दी में गलत हो गया प्रतीक, कोई बात नहीं। सर आप चैटिंग बहुत स्लो देखते हो, आप बहुत देर में लिखते हो कनु, आप पीछे चल रहे हो लग रहा है। आप बैक करके दोबारा ज्वाइन करो। ओके, तो 3 लोगों का आंसर आ गया है 10। बाकी जनता क्या कर रही है? जैनम 10 और 9.8 करेक्ट। जैनम 10 और 9.8। तो मोस्टली जेई के जितने भी पेपर हुआ करें वहाँ पे आप जी की वैल्यू 10 ही लिया करो, तो वहाँ पे ऑप्शंस भी इसी के अकॉर्डिंग होते हैं। और 10 लेने से क्या है कि हमारा नियरेस्ट आंसर आ जाता है जल्दी कैलकुलेशन के साथ। तो ये एक ट्रिक होती है जिससे आप जल्दी आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो बहुत सारे लोगों का आंसर आ चुका है इस समय इस पे, तो फटाफट इसको देखते हैं, सॉल्यूशन देखें अब इसका। देखो ए पॉइंट और पी पॉइंट मैंने आपको बहुत अच्छे से पोटेंशियल एनर्जी, वर्क एनर्जी, पावर में समझाई थी, कंजर्वेटिव फोर्सेस भी समझाए थे। अब जैसे ही इसको रिलीज किया, सारी सरफेसेस फ्रिक्शनलेस हैं, नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगी, तो नॉर्मल का तो कोई वर्क डन है नहीं, इसका मतलब केवल और केवल ग्रेविटी है, ठीक। तो अब बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन कि ग्रेविटी वर्क करेगी तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हो, किसके बीच में? ए पॉइंट और पी पॉइंट के बीच में। तो पी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी पूछी है, ठीक। अब मैंने आपको बताया था डेटम की चॉइस आर्बिट्ररी होती है, कहीं भी मान सकते हो। तो ये वाला जो लेवल गिवन है इसी पे मान लो, जरूरी है नीचे मानोगे, बिल्कुल इसी पे मान लो। ये u हो गई 0, तो यहाँ u कितनी हो जाएगी? mgh, ठीक। h कितना है यहाँ पे? 1 मीटर। हाइट डिफरेंस देखो इनका गिवन है, सब गिवन था आज इस पेपर में, बहुत आसान था। तो एनर्जी एट ए इक्वल टू एनर्जी एट पी, कुछ भी डेटा एज्यूम नहीं करना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। क्या होता है? के प्लस यू ए इक्वल टू के पी प्लस यू पी। अब पी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0, ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0, खत्म काम। पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पे mgh, m1 g10 h1। काइनेटिक एनर्जी पी पॉइंट पे निकालनी है, तो आ तो गया आंसर 10। अब क्या करोगे इसमें? ठीक है, कितना इजी था देखो, इस क्वेश्चन को करने में 10 सेकंड भी नहीं लगते आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाक से। कार्नोट इंजन, देखो अब थर्मोडायनेमिक्स पे आ गया ये। कार्नोट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन 2 रिजर्वायर्स ऑफ टेम्परेचर 900 केल्विन एंड 300 केल्विन, ठीक है। द इंजन परफॉर्म्स 1200 जूल ऑफ वर्क पर साइकिल। The heat energy delivered by the engine to the low temperature reservoir in a cycle is, okay, तो लो एनर्जी रिजर्वायर पे कितनी हीट एनर्जी उसने दी। अब वर्क डन आपको गिवन है कि कितना कर रहा है एक साइकिल में, 1200 जूल, ठीक है, 1200 जूल्स। ओके, जैनम का आंसर आ गया 800। लेट्स सी, संचित इज सेइंग 600। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे करना है ये। टेम्परेचर्स गिवन, अब डायरेक्टली क्या कर सकते हो? एफिशिएंसी निकालोगे, ठीक है। एफिशिएंसी क्या होती है? 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो यहाँ से एफिशिएंसी आ जाएगी फटाक से, तो कोई दिक्कत नहीं है। एफिशिएंसी आने के बाद क्या करोगे? वर्क डन गिवन है, क्लियर है। तो हीट कितनी गिवन है वो आ जाएगी एफिशिएंसी से, तो यहाँ से आप एफिशिएंसी निकालो, और वर्क डन अपॉन हीट होती है एफिशिएंसी, क्लियर है। तो यहाँ से हीट आ जाएगी,
हीट आते ही क्या करोगे, माइनस कर दो वर्क डन। तो जो बचा हुआ पार्ट होगा वो कितना होगा, हीट डिलीवर टू दी लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर। और 600 काफ़ी लोगों का आ रहा है तो सही है 600। ओके, जैनम का 1800 आया है, वो 1800 आपका टोटल आया होगा। हीट गिवन आई होगी 1800, जिसमें से 1200 का काम हो चुका है, तो माइनस करो 1200, तो कितना बचा 600। तो इतनी हीट उसने क्या कर दी, रिजेक्ट कर दी। ठीक है, तो 600 ही पूछा गया है कि इसने हीट एनर्जी डिलीवर कितनी की। तो गाइज आज का ये सेशन जो था बहुत इंपॉर्टेंट था, और जो हमने क्वेश्चंस देखे वो भी बहुत इजी थे, स्कोरिंग थे, और ये क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड थे। तो हो सकता है रियल क्वेश्चंस जो होंगे उनकी लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट हो, तो उससे, लेकिन हमको टेंशन नहीं है। हमारे मेन चीज़ है मोटिव कि क्वेश्चन का टाइप क्या था। तो क्वेश्चन का टाइप हमको क्लियर हो गया आज के पेपर का। इससे हम प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि कल के पेपर में क्या आएगा और क्या पूछा जाएगा। तो जैसा कि हमने देखा कि कंजर्वेशन ऑफ वर्क और कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे कितने क्वेश्चंस हैं, ये भी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है। ठीक है, तो कंजर्वेशन प्रिंसिपल काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसको अच्छे से करके जाना, एक बार देख के जाना, वर्क एनर्जी पावर का कॉन्सेप्ट देख के जाना, ग्रेविटेशन देख के जाना। ठीक है, तो अभी आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे मैथ्स के फैकल्टी हैं सौरभ सर, तो कल से वो एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो सौरभ सर प्लीज़। तो बच्चों सौरभ सर से आप बात कर सकते हो। हाय सर आप बात कर लीजिए। आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी? सर कल का पेपर करेंगे क्या? कल का तो कल हाँ, करेंगे ना कल का करेंगे। सर। आई के और डालो। हाय एक सर, और हाय एक और डालो। हाय कल हाय करेंगे। हाय 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 हाय। कल सब करेंगे, टेंशन नहीं है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स। आवाज आ रही है? एक सेकेंड पॉज करने का, आ रहे हैं अभी। बच्चों आवाज़ आ रही है? हाय, बच्चे हाय कह रहे हैं सर। बोलो, आवाज आ रही है? एक मिनट बच्चों, एक मिनट। ओके ला, अब दे दो। सर आपने शिफ्ट 1 का किया है या 2 का? ये शिफ्ट 1 का पेपर था जो विभोर सर ने किया। सर मैथ्स पेपर कब कराएंगे? कराएंगे अब कल। अब जो भी होगा सब कल होगा, रात में कुछ नहीं होगा। रात में भाई जिसका भी एग्जाम है, कल एक काम करो, बढ़िया सा खाना खाओ, सो जाओ घर जाके। गुप्ता दर्शन बोल रहा है कल हमारा पेपर है। अकेले जा रहे हो किसी और के साथ जा रहे हो? सर मैथ्स का पेपर आज करेंगे क्या? आज कर लेते बट टाइम निकल गया। सो कल ना, कल थोड़ा सा चेंज है, भूलना नहीं। कल 3 स्लॉट्स होंगे, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक मैथ्स। तो तीनों में अपना लॉग इन मार के आ जाना। दोस्त यार जो भी हो, जिसको चाहिए होगा हेल्प, उसको बता देना। इन रियल आई लाइक मैथ्स टू मच, आई एम इन 10th। कनु अमृत बाई जी, कंग्रेचुलेशंस। सेम फीलिंग्स कनु। टाइमिंग कल की फर्स्ट क्लास होगी 6:30 से 7:30। दैट विल बी ऑफ फिजिक्स। विभोर सर आएंगे। फिर 8 to 9 होगी मैथ्स की, 8 to 9 मैथ्स की होगी, और फिर 9:30 से 10:30 केमिस्ट्री की। तो आप क्लासरूम वाले टैब में जाके वहाँ पे रजिस्टर अपने आप को कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो कंप्लीट पेपर एनालिसिस करेंगे हम वहाँ पे कल, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों की। अच्छा हाँ, ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मैथ्स का लेवल कैसा था? देखो यार, एक छोटी सी कहानी है, बताऊं? कहानी ये है कि हर एक घर में एक शैतान बच्चा होता है, ठीक है? अब फिजिक्स का पेपर तो इजी, केमिस्ट्री चाह के भी मुश्किल नहीं बना सकते, तो मैथ्स में थोड़ा सा दम दिखाया है। बट दम ऐसा है कि थोड़ा लेंदी पेपर था, मुश्किल तो नहीं होता। जेईई मेन वालों की हिम्मत नहीं है मुश्किल पेपर देने की। सो मुश्किल नहीं था, बस लेंदी था थोड़ा सा। सर सुबह रखना प्लीज, गुप्ता जी बोल रहे हैं। सुबह सारे सो के नहीं उठेंगे गुप्ता जी, रख तो ले हम। कल का पेपर भी, हाँ, और कल जो पेपर होगा फर्स्ट हाफ में, इसीलिए शाम को रखें क्योंकि फर्स्ट हाफ का और आज का सेकेंड हाफ का दोनों पेपर डिस्कस कर लेंगे।
केमिस्ट्री वॉज वेरी इजी, केमिस्ट्री का भी डिफिकल्ट आ ही नहीं सकता। टिप्स फॉर टुमारोज मैथ्स, मैथ्स के लिए भाई एक ही टिप है, अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो पढ़ना मत, क्योंकि पढ़ोगे तो भूल जाओगे। जो याद है वही याद रखो, बाकी इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। हाँ, सोना जरूर ढंग से, पता लगा एग्जाम में सवाल भी नहीं आ रहा है एंड देन सोए भी जा रहे हो। सर कल पेपर है 2 शिफ्ट में, प्लीज कुछ हो तो करो। क्या पेपर लीक करवा दूं? क्या करूं? सर टुमारो क्लास टाइमिंग्स, विष्णु tomorrow's class timings are 6:30 to 7:30, then we have 8 to 9, and then we have 9:30 to 10:30 in the order of physics, maths और chemistry। पंकज गुप्ता लोटपोट हो गए। वाह सर, टू फनी। सो ठीक है यार, ऐसे ही कल अपना मुंह उठा के चले आना बिना ब्रश किए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मैथ्स के सवाल है, सीधा सीधा जहर मार के छक्के मारेंगे। मैथ्स कोई सब्जेक्ट है? मैथ्स तो बच्चों की तरह है। फर्स्ट क्लास से पढ़ रहे हो, बताओ 2:30 के पहले करो ना मैथ्स के लिए। दर्शन, इवन इफ यू डू इट, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ, ऑन अ टिप वाली साइड पे, जैसे मेरे को बताओ कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं तुमको लगता होगा? हाँ, आफ्टर दिस जेई मेंस थिंग्स रैप्स अप, तो अप्रैल वाले के लिए एज वेल एज जेई एडवांस के लिए भी आग लगा देंगे इंस्टा सॉल्व पे। खुद को, दोस्तों को, दोस्त के भाइयों को, दोस्त के अंकल को, सबको बुला के ले आना। प्रोबेबिलिटी, डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी था, एक एरिया अंडर द कर्व वाला क्वेश्चन था, डिफरेंशियल इक्वेशन डेफिनेटली आएगा, मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन था। वाई सर मैथ्स लेंथी तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए? विष्णुवर्धन रेड्डी, दैट वुड डिपेंड कि तुम्हें कॉलेज कौन सा चाहिए। अगर कॉलेज बहुत अच्छा चाहिए सो यू शुड डू 20-21 क्वेश्चंस। एवरेज कॉलेज चाहिए 10 से 15 कर दो, सिलेक्शन नहीं चाहिए 5 कर दो। और क्या? ऑन विच सब्जेक्ट शुड आई पुट मोर स्ट्रेस इन मैथ्स? प्रॉब्ली 12th के टॉपिक्स में इफ यू आर पास्ड आउट। सर व्हाट्सएप नंबर प्लीज। दर्शन, ये थोड़ी हमारी बातें और होने दो, उसके बाद एडवांस का क्लास प्रतीक बिल्कुल होगा, सब होगा। सर मैं 10th में हूं, प्लीज सजेस्ट मी फॉर एग्जाम्स। कनु, योर बोर्ड्स आर कमिंग, गो एंड स्टडी फॉर बोर्ड्स। सर थापर कितने नंबर पर मिल जाता है? प्रॉब्ली अच्छी ब्रांच इन थापर यू गेट अराउंड 3 to 5,000। मैट्रिक्स डोमिनेंस कॉम्प्लेक्स नंबर 3D, जैनम शाह को बड़े जवाब आते हैं, बताओ। So tomorrow, which paper I attempt first? See, I started with chemistry. Ashish Chaudhary, I don't know what is good for you, but chemistry से शुरू कर सकते हैं। अगर आता होगा तो आ जाएगा, वरना तो फिर कुछ भी कर लो। और कुछ? जेई में कितने नंबर पर मिल जाता है THSPET? थापर बताया तो, थापर। सी ऐसे रैंडम क्वेश्चन पूछोगे ना, पूछो मेरी शादी कब होगी, कैसे पता होगा शादी कब होगी? जब बड़े हो जाओगे, उम्र होगी, तब शादी होगी ना। अब थापड़ चाहिए, कौन सा ब्रांच चाहिए, वो भी बताना पड़ेगा। डस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होल्ड्स द मैक्सिमम मार्क्स इन मैथ्स? बिल्कुल नहीं, ये तो मिथ है पुराने जमाने का। मिनिमम मार्क्स फॉर ओबीसी टू गेट NIT, ये डिपेंड करेगा कि पेपर सारे के सारे स्लॉट्स में कैसा आ रहे हैं। जैसा विभोर सर ने बताया था 70 to 90 विल बी द कट ऑफ मार्क, जहाँ पे जेई मेन खुश होकर एक रैंक पकड़ा देगा। बट देन NIT अगर चाहिए तो फिर तो करना पड़ेगा। ओके सर, गुड नाइट। चतुर्वेदी जी, गुड नाइट। एनीबडी एल्स? वरना कल मिलते हैं, विस्फोट करेंगे सवालों का विद फिजिक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री। भूलना नहीं, बट कोशिश करेगा कि जेई में तैयारी शुरू करूं अभी। कनु, आई डिडंट गेट ए क्वेश्चन। सर कल एक शिफ्ट के नहीं, कल विल ट्राई एंड मेक श्योर कि जो आज मैथ्स का रह गया, आज शाम का, सुबह का एंड कल सुबह का भी, प्रॉब्ली विल ट्राई टू गेट ऑल ऑफ देम। या इट वाज देयर। ठीक है, सो लेट्स साइन इट ऑफ, लेट्स मीट टुमारो एंड देन विल डू क्वेश्चंस। फॉर अ गुड रैंक हाउ मच शुड आई गेट? 300 में से 250 नंबर ले आओ, विल गेट अ बेटर रैंक। गोपा सरकार, डेफिनेटली ये क्वेश्चन तो पक्का आएगा 4 नंबर का,
नोबडी कैन स्किप इट। एडवांस की कोई आफ्टर मेंस होगा, सब होगा, बिल्कुल होगा, डोंट वरी। और कुछ? बाय बाय। हाँ, सबको जनवरी की मेंस के बाद। हैव अ गुड नाइट। जिसका एग्जाम है सो जाओ, जिसका नहीं है उसको तब तक मत करो। ओके, बाय बाय।